ओके क्लास, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम आपने बतानी थी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, तो सर्च फॉर फ्लाइट, जो पॉइंट्स है ऊपर आपने कवर किए होंगे बाउंड्री एंटिटी क्लासेस में, वही चीजें आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? सर्च फॉर फ्लाइट्स, क्या आप सर्च करें या आप स्केड्यूल व्यू करें कि किसी भी पर्टिकुलर डेट पे कौन सी फ्लाइट की क्या जो है वो स्केड्यूल है, वहाँ पे हमारे पास सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कब से कब तक फ्लाइट चलेगी, कितने लोग जो है वो पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं, कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप चाहें तो सिनेरियो की फॉर्म में भी बता सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि असल एयरलाइन मसला रिजर्वेशन सिस्टम के असल फीचर्स क्या मसला होंगे। मैम असल मसला पेपर नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका पीओएस वाला एक्टिविटी डायग्राम, जी अगर मैम आपको सिनेरियो दे देती ना तो हम उसको देख के डायग्राम बनाना हमारे लिए आसान होती, बजाय हम पहले पूरा छोटे से आपने वर्ड दे दिया कि ये ये दिया इसके ना, ये तहत। वाला सिनेरियो तो दिया मैंने, ये तो बेहतरीन था मैम, इसका तो ये हमने वाला सारा काम सिनेरियो दिया, पिज्जा वाला सिनेरियो दिया। मैम नीचे ऊपर जैसे एयरलाइन सिस्टम दे दिया आपने, सिर्फ वो एयरलाइन सिस्टम की बाउंड्री क्लास बताओ, एंटिटी क्लास। तो पहले उसका पूरा सिनेरियो बनाना, उसके बाद जाके हम उसकी क्लासेस आइडेंटिफाई करना। एक्टिविटी डायग्राम में भी यही हुआ कि हम पहले नीचे करें मैम थोड़ा सा देखो पॉइंट और ऑफ सेल तो बहुत बेसिक है, इसका मैं सिनेरियो क्या मैम बताऊं। पॉइंट ऑफ सेल तो ये है कि आप फिर किसी भी भी, आप छोटा सा फिर भी आप देखो छोटा सा सिनेरियो पॉइंट, दे दीजिए ना तो अरे इससे रिलेटेड असाइनमेंट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, आपको याद हो वो जो हमने वो देखा था, इसका यूज केस बनवाया है एक पूरा सिनेरियो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक पर्सन गया, उसने विजिट किया वेबसाइट, वेबसाइट पे उसके पास कैटेगरीज शो हुई, कैटेगरीज से उसने प्रोडक्ट सिलेक्ट की, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट पे जब वो पेमेंट करने गया तो फिर उसने कहा कि आप बिफोर पेमेंट आप लॉग इन करें, पहले यू शुड बी रजिस्टर्ड यूजर, फिर वो उससे एड्रेस पूछता है। ये सिनेरियो याद है आपको? इसी तरीके का पॉइंट ऑफ सेल है कि आप किसी भी जो है वो मार्ट में गए, वहां पे आपने प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो शॉपिंग बैग में या एड टू मैम कार्ट में अगर यही आप ना छोटा सा सिनेरियो लिख देती ना, ये मैम 5 मिनट का भी सवाल नहीं था। देखो पेपर, जो ये कोर्स है ना, इस कोर्स की सिग्निफिकेंस को आप समझें। ये कोर्स व्हाट इज डिफाइंड, व्हाट इज डिफाइंड, व्हाट इज डिफाइंड नहीं है, ये कोर्स है कॉन्सेप्चुअल कोर्स है ये। इसमें आपके कॉन्सेप्ट बनाना ही मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें ये नहीं है कि आप यूज केस डायग्राम सिनेरियो दे दूं उसको देख के यूज केस डायग्राम, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन रखा है, कहीं पे एक्सप्लेन भी किया है, जैसे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करना। लेकिन एक्चुअल सारी चीजें आप देखें तो एनालिसिस परस्पेक्टिव से पेपर बहुत ज्यादा था, आपको एनालिसिस करने थे, एनालिसिस करके यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, रिलेशनशिप, फिर डिजाइन की तरफ क्लास डायग्राम, क्योंकि क्लास डायग्राम हमने इतनी पढ़ी नहीं थी, तो उसी के अकॉर्डिंगली क्लास डायग्राम के क्वेश्चंस कम है, बस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बाउंड्री एंटिटी। अभी मैंने ये नहीं कहा था कि क्लास डायग्राम पूरी की पूरी ड्रॉ करें, सिर्फ आइडेंटिफाई करने को कहा था। और एक जगह मैंने रियलाइजेशन पूछी है जो 4 पॉइंट्स की है, शो द रियलाइजेशन ऑफ दिस यूज केस, जिसमें पूरे यूज केस इस वाला यूज केस विड्रॉ ऑफ मनी के आपने रियलाइजेशन बतानी थी कि जब आप मनी विड्रॉ करवा रहे होंगे तो उसकी रियलाइजेशन क्या क्या होगी, बाउंड्री क्लासेस, एंट्री क्लासेस और कंट्रोल क्लासेस क्या होंगी। आइडेंटिफाई अच्छा, एक्टर्स। अब एटलीस्ट मार्किंग में थोड़ा प्लीज कर लीजिए लीनियंसी। हाँ वो मैं देख लूंगी। तो कितना परसेंट पेपर आप लोगों का मिस हुआ है? कोई ऐसा है जिसमें सारे सवाल अटेम्प्ट किए और हो गया और सब उसका पेपर कंप्लीट? कोई ऐसा है जिसका नो कुछ, कोई भी नहीं नहीं है? मैम, ऐसा तो कोई भी नहीं है मिस जिसने पूरा पेपर कंप्लीट किया है। किसी का एक रह गया, किसी के 2 रह गए, किसी कुछ पार्ट जो रह है ना गए। ये सॉल्व जो किया ना, आपको टाइमिंग लगाएंगे ना तो ये 2 घंटे से ऊपर बन रहा है। मैम मेरा कुछ काफी सारा रह गया, मिस काफी और बच्चों का भी रहा है इस तरह। मैम मिनिमम भी मेरे है भी ना, बहुत अगर 20% मैम जो है ना जिसने पूरा टाइम सही से करके भी किया, 20% पेपर रहा है बच्चों का। रहा है मैम, बिल्कुल रहा है। चलो इसको फिर मैं देख लेती हूँ, जो ओवरऑल रिजल्ट होगा तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत लीनियंसी हो जाएगी, लेकिन वो भी तब कि जिन लोगों ने जो किया है अगर वो कॉपीड ना हुआ तो, अगर जो किया है वो भी कॉपीड हुआ तो वो तो मार्क्स कटेंगे और फिर कोई लीनियंसी का भी चांस नहीं होगा। इंशाल्लाह मैम कॉपीड नहीं मिलेगा। वो तो वो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर भी बता देगा और मुझे चेक करके भी पता चली जाएगा। अच्छा लेकिन एक आपको एक मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि फाइनल किस तरीके का आएगा, फाइनल भी इसी तरीके का आएगा। यस मैम, आइडिया तो हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जरा प्रिपेयर रहिएगा, और इसीलिए मैंने ये सिनेरियोज आपको क्लास में पहले मिड से एक जो लास्ट पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने करवाए थे आपको।
कोई ऑन कैंपस क्लास है हमारी? ऑन कैंपस क्लास अभी फेजेस में स्टार्ट हो रही हैं, मे बी शायद नेक्स्ट वीक शायद हो जाए, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर। अभी इस वाले वीक का तो स्केड्यूल में नहीं है, अभी तो कल वाली क्लास भी ऑनलाइन ही है। मिस पेपर जो है वो आप ऑन कैंपस करवा दें, इसका फाइनल जो है। देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी यूज हो रही है, क्योंकि अभी भी मिड टर्म के लिए भी यही स्ट्रेटजी यूज हुई थी कि जो क्लास एक दफा भी ऑन कैंपस हुई है उसका पेपर मिड टर्म जो है वो ऑन कैंपस हुआ था, जो क्लासेस ऑनलाइन है उनका पेपर भी ऑनलाइन ही हुआ था। अब देखते हैं कि अब क्या आगे सिचुएशन आगे क्या होती है। देखा, ये फिर प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं ना, स्टूडेंट्स इशू करना शुरू करते हैं कि मिस हमने पढ़ा ऑनलाइन है और पेपर फिजिकल हो रहा है, जबकि फिजिकल में ज्यादा बेटर होता है। एक तो ये कि मैम वो अभी कॉपीड वाला वो आपका रह जाता है, वो जो अपलोडिंग और लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारे यस मैम, इश्यूज ये नहीं सही, होते। वो सही रहता है कि 2 घंटे का पूरा टाइम मिल जाता है उसके पूरा अंदर। टाइम आपका पेपर सॉल्विंग में ही होता है। जी, और कोई सवाल या कोई डिस्कशन या कोई क्यूरी? नो मैम। अच्छा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट का भी डिस्कस कर लें, प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? कोई स्टेटस ही नहीं है, तो अब प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दें। 26 से आई गेस पेपर स्टार्ट होने हैं, फाइनल पेपर। समर है, इसमें टाइम कम होता है, तो हमारे पास 3 वीक्स हैं इस वीक को मिला के, और 21 आई गेस 21 को ईद है, तो वो 3 डेज या 2 डेज आपकी ईद के भी जाएंगे, लेकिन हमारी क्लास ईद से पहले है 19-20 को। हाँ, तो हमारे पास तो कंप्लीट क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोहम्मद रहीम अख्तर। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम सुबह। ये वाइवा आप कब लेंगी? सॉरी, मैम आप वाइवा कब लेंगी? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन अदर देन क्लास टाइमिंग होगी, और 24 इज द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग सेशनल मार्क्स। 24 जुलाई से पहले पहले सेशनल मार्क्स एलएमएस पे अपलोड करने हैं, तो 24 जुलाई से पहले ही होगी इवैल्यूएशन। मैम आपने जो है ना असाइनमेंट 2 जो दिया था ना वो मैंने सबमिट ना वर्ड पे करके करवा दिया है, और अब आपने कल मुझे मतलब कल आपने ग्रुप पे बताया था हैंड रिटन होगा, वो तो मैम अब मैंने मुझे जो हैंड रिटन असाइनमेंट दोबारा अपलोड पूरा किया था करना वहां पे पड़ेगा। भी लिखा था कि हैंड रिटन ही होगा, असाइनमेंट में भी मेंशन ही था कि हैंड रिटन होना चाहिए। तो मैम कोई वहाँ पे तो मेंशन नहीं था। अब जाहिर है जो बच्चा हाथ से करेगा और जो वर्ड पे करेगा तो उसके मार्क्स में तो डिफरेंस होगा ना। मिस उधर तो मेंशन था। मेंशन था असाइनमेंट में, मैंने खुद मेंशन किया है। मोहम्मद रहीम अख्तर, क्लास अटेंडेंस ले रही हूँ। मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद मास खान, ओके, मोहम्मद अमार, हारिस नवाज, अफराजुल हक, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, मैम अभी अभी डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ी देर पहले उनका नेट चला गया, आपका मैसेज आया था। शामिर, सिद्रा फातिमा, अम्माद रजा, मोहम्मद मास, मोहम्मद मास 9906, मोइज अथर, सैफ मोहम्मद,
मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मोहम्मद मौसम अली खान, उसामा मीर, उसामा मीर, शान हैदर, शान हैदर, मोहम्मद हसान, प्रेजेंट मिस शान हैदर, नुमान अली, मोहम्मद प्रेजेंट मास, मिस मोहम्मद मास, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, ओके, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजुला खालिद, मोहम्मद फैजान, शीरीन मशल, मदिहा खान, मदिहा खान, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद, मलाइका, मलाइका, उमैमा वाहिद, तूबा, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब, बस मलाइका वेटिंग रूम में क्लास में इन कर लिया उन्हें। मोहम्मद शाहजेब भट्ट, शयान अली, शहयार आसिफ, शबीर, हुजैफा हुसैन, फर्स्ट सेशन में जो स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं उनमें मोहम्मद रहीम अख्तर, गालिब ताहिर बाजवा एंड मोहम्मद मास 9906, मोहम्मद हसनैन 9919, उसामा मीर 9941, मोहम्मद मास 9967, मदिहा खान 10145, मोहम्मद इबाद 10216, मलाइका 10217, मोहम्मद शाहजेब 10237। ये स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट है फर्स्ट सेशन में। ओके जी, वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएशन क्लासेस हैं बिटवीन कोर्स ऑफरिंग स्टूडेंट, और के बीच में हमारे पास एक एसोसिएशन क्लास है ग्रेड की, जो कि हर स्टूडेंट का हर कोर्स से रिलेटेड एक अलग ग्रेड होगा। इसीलिए हमने इस ग्रेड को कोर्स ऑफरिंग और स्टूडेंट दोनों से लिंक करवा दिया। क्योंकि ये एसोसिएशन क्लास है, एसोसिएटिव क्लास है, इसलिए हमने इसको एसोसिएटिव क्लास को हम किस तरीके से शो करते हैं, जिन दो क्लासेस के बीच में वो एग्जिस्ट कर रही होती है उसके एसोसिएशन लाइन के सेंटर से हम एक जो है वो डैश लाइन स्टार्ट करते हैं और फिर इस तरीके से क्लास बना के उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएशन क्लास हो गई।
ठीक है, आप इसको इस तरीके से, एक और एग्जांपल है यहाँ पे गिवन है, अ पर्सन मे हैव एम्प्लॉयमेंट विद सेवरल कंपनीज। तो वो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो इस तरीके की डायग्राम्स कुछ आपने बनानी थी, लाइक जहाँ एक्टिविटी डायग्राम था, मतलब पूरी एक्टिविटी डायग्राम बनाने के बजाय बस ये एक छोटा सा जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए छोटे से सिनेरियो के अकॉर्डिंगली इतनी सी एक डायग्राम, पूरा नहीं था कि पूरी आप एक्टिविटी डायग्राम बनाएं या पूरी यूज केस डायग्राम बनाएं। उसमें इस तरीके से पोर्शंस में दिखाना था, जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया और उससे रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। यहाँ पे क्या है, कंपनी एंड पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। मैनी कंपनीज कैन हैव मैनी पर्सन। और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या होगा, कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट, तो उस एम्प्लॉयमेंट का सैलरी होगी और स्टार्ट डेट के उस कंपनी से उस पर्सन की एम्प्लॉयमेंट कब से स्टार्ट हुई है। अ पर्सन मे हैव एनरोलमेंट विद सेवरल कंपनीज, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो मल्टीपल जो है वो कंपनीज में एम्प्लॉय हुआ हो, तो इसीलिए हम उस एम्प्लॉयमेंट को ना तो कंपनी पे रिलेशन शो कर सकते हैं ना ही पर्सन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरी कर सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमने क्या कहा, पर्सन many companies can employ many employees and employees can be employed in many companies। तो इस एम्प्लॉयमेंट वाले रिलेशनशिप को हमने एक एसोसिएशन क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि कंपनी और पर्सन के बीच में एम्प्लॉयमेंट एक रिलेशनशिप है, लेकिन बहुत सारी कंपनी हो सकता है एक पर्सन को फायर करके किसी और पर्सन को हायर कर दे। सिमिलरली एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनीज में एम्प्लॉयड हुआ, हो सकता है अभी वो एबीसी कंपनी में 6 महीने बाद वो किसी और कंपनी में चला जाए, तो उसके पास बहुत सारी कंपनीज की एम्प्लॉयमेंट रह चुकी है, इसलिए हम इसको अलग एक एसोसिएशन क्लास बना देंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होती है क्लास? इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस हमारे पास इज अ रिलेशनशिप होती है जहां पे हम अपनी क्लासेस में इनहेरिटेंस मींस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, where one class can be represented as a parent class and another class can be shown as its child class। parent और child का relationship क्या होता है कि जो behaviors common हो हमारे पास उनको हम parent class में रख दें, और जो specific behaviors हो किसी और उसी class के specific behaviors उसको हम child बना देते हैं parent का, so that जो चीज common है वो child में बार बार repeat ना हो। बस हमने एक link बना दिया कि ये क्या parent है और child है, तो parent की जितनी भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, वो बाय डिफॉल्ट जो उसके चाइल्ड है उन सबके लिए एक्सेसिबल होंगे। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, वेयर चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। Inheritance defines a relationship among classes where one class shares the structure and or behavior of one or more classes। ठीक है, जहाँ पे एक क्लास दूसरी क्लास के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को शेयर कर सकती है, यूज कर सकती है। Inheritance is called an is a or kind of hierarchy। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि is a relationship है दो क्लासेस के बीच में, it means उनके बीच में inheritance है। अगर मैं कह रही हूँ kind of relationship है, it means उनके बीच में inheritance है। Let's suppose मैं कह रही हूँ an employee is a person, तो person और employee दो अलग अलग क्लासेस हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉय इटसेल्फ इज अ पर्सन, जो एम्प्लॉय है वो इटसेल्फ एक पर्सन भी है। उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है कि वो एम्प्लॉय है, लेकिन वो कर कौन सी क्लास से बिलोंग रहा है, पर्सन की क्लास से। सो इट मींस कि वो पर्सन के तमाम एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रहा है और अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, उसकी एम्प्लॉयमेंट डेट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, वो अपनी क्लास में डिफाइन कर सकता है। अगर मैं कह रही हूँ कि अ डॉक्टर इज अ पर्सन, ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, डॉक्टर भी पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहा है। स्पेशलाइज्ड वर्जन डॉक्टर है और जनरलाइज्ड वर्जन पर्सन है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सीएनआईसी नंबर हर डॉक्टर का होगा। तो ये वो कॉमन एट्रीब्यूट हैं जो हर पर्सन के होते हैं। तो उसको मैंने डॉक्टर की क्लास में अलग से डिफाइन करने के बजाय मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसको पर्सन की क्लास में यूज करूंगी, और ये कॉमन एट्रीब्यूट जिस क्लास के लिए यूटिलाइज होंगे मैं उसको उसकी चाइल्ड क्लास बना दूंगी। डॉक्टर के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ठीक है, और कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है उसका, तो उसको जो है वो डॉक्टर की क्लास के अंदर डिफाइन होंगे, क्योंकि वो उसके अपने स्पेसिफिक हैं, वो हर पर्सन के लिए जरूरी है, वो सिर्फ डॉक्टर के लिए एप्लीकेबल होंगे। लेकिन नेम, एज, सीएनआईसी हर पर्सन, हर जानदार के ये कॉमन एट्रीब्यूट होंगे हर पर्सन के। उसका नेम भी होगा, उसकी एज भी होगी, उसके सीएनआईसी नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ। सीएनआईसी को हम फिर ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर सीएनआईसी नहीं तो फिर हम कह सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो एन इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप जहां पे दो क्लासेस के बीच में अगर इजा का वर्ड आ जाए, इट मींस कि उनके बीच में इनहेरिटेंस हो रही है। A subclass will inherit all attributes, operations and relationship defined in any of its superclass।
जो सब क्लास है, अच्छा यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज हो सकती हैं? पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, मेन क्लास। और जो चाइल्ड क्लासेस होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सब क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस, ड्राइव क्लासेस। ठीक है, सो जो चाइल्ड क्लास है उसको सब क्लास, ड्राइव कह सकते हैं हम, और जो पेरेंट क्लास है उसको मेन क्लास और सुपर क्लास भी कह सकते हैं। जहाँ पे चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट, तमाम ऑपरेशन और तमाम रिलेशनशिप जो पेरेंट के उसको एक्वायर कर सकती है। Thus, attributes and operations are defined at the highest level in the hierarchy at which they are applicable. तो वो एट्रीब्यूट्स और वो ऑपरेशन जो हायर लेवल पे डिफाइन है हायरार्की में, वो तमाम अपने बाद आने वाली तमाम क्लास के लिए एप्लीकेबल होंगे जो उनके बाद आ रही हैं, विच अलाउज ऑल लोअर क्लासेस इन द हायरार्की टू इनहेरिट देम, कि लोअर क्लासेस की हायरार्की में जितनी भी क्लासेस हैं उन सब के लिए वो एप्लीकेबल होगा। Sub classes may be augmented with additional attributes and operations that apply only to that level of hierarchy. अच्छा, जो सब क्लास है, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर की स्पेशल फील्ड है, उसकी स्पेशलाइजेशन वो उस क्लास के लिए एप्लीकेबल है, और अगर डॉक्टर से मैं कोई और क्लास इनहेरिट करूंगी तो उसके लिए एप्लीकेबल होगी, लेकिन सब क्लास के एट्रीब्यूट उसकी पेरेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ एक पर्सन है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम, एज, उसकी नेम, एज, उसकी हाइट, ये तीन उसके में एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं उस पर्सन की क्लास से एक और क्लास ड्राइव कर रही हूँ डॉक्टर की, और मैं कह रही हूँ डॉक्टर इज अ पर्सन, सो बाय डिफॉल्ट वो नेम, एज और हाइट वाले फैक्टर सारे के सारे डॉक्टर इनहेरिट कर लेगा, क्योंकि वो हायरार्की में पर्सन के बाद आ रहा है और पर्सन से मैंने उसको इनहेरिट करवाया। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर की कुछ स्पेशलाइज एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक उसकी स्पेशलाइजेशन, उसका एक्सपीरियंस। अब वो स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस पर्सन जो उसकी पेरेंट क्लास है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस टॉप टू बॉटम होती है, बॉटम टू टॉप नहीं होती, टॉप टू डाउन होती है, बॉटम टू अप नहीं होती। ऊपर वाली क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स नीचे वाली क्लास उसकी चाइल्ड क्लासेस के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन स्पेशलाइज्ड क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स अपने पेरेंट क्लास के लिए यूजेबल नहीं है। A subclass may supply its own implementation of an operation. Let's suppose अगर मैं कह रही हूँ कि person class का एक method है, so वो by default child class में inherit हो रहा है, so child class उस method को अपनी implementation के accordingly override कर सकती है। ठीक है, ये सारे वो concepts हैं जो आप ऊप में पढ़ के आए हैं। Since an inheritance relationship is not a relationship between different objects, the relationship is never named. रोल नेम्स आर नॉट यूज एंड मल्टीप्लिसिटी डज नॉट अप्लाई, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं हो रही। हम कह रहे हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट है जो पर्सन भी है और डॉक्टर भी है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं जो दो क्लासेस के अंदर यूज हो सकते हैं। अगर मैं कह रही हूँ डॉक्टर इज अ पर्सन, तो वो डॉक्टर की क्लास से भी बिलोंग कर रहा है और पर्सन की क्लास से भी बिलोंग कर रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस इज द की टू रीयूज। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इनहेरिटेंस का क्या है? रीयूजेबिलिटी, कि हम रीयूज कर सकें। A class can be created for one application and then a subclass may be created to add more information needed for a different application. Let's suppose मैंने एक क्लास बनाई, पेरेंट क्लास, उसी से रिलेटेड मैंने एक और चाइल्ड क्लास ड्राइव कर दी। अब वो पेरेंट क्लास और वो चाइल्ड क्लास किसी और एप्लीकेशन में भी यूज हो सकती है। लेट्स सपोज पर्सन की क्लास बनाई, अब मेरे एप्लीकेशन क्या है? लेट्स सपोज मैंने कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, उसमें मैंने पर्सन की एक क्लास बना दी, मेन क्लास। अब वो जो मैंने क्लास बनाई है उसमें प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, सब चीजें मैंने यूज की, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह। अब मैं एक और एप्लीकेशन बनाने लग गई, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, तो वही पर्सन की क्लास जो मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाई थी, वही पर्सन की एज इट इज क्लास में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रीयूजेबिलिटी हो गई, कोड रीयूजेबिलिटी, कि मैंने कोड एक दफा लिखा और मैं उसको बार बार दूसरी क्लासेस में रीयूज कर सकती हूँ। अच्छा, अब जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्पेसिफिक चाइल्ड क्लासेस हैं और वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को शेयर कर रही हैं, तो हम उन चाइल्ड क्लासेस को देखते हुए पेरेंट क्लास डिफाइन करें, दैट इज जनरलाइजेशन। हम स्पेशलाइज क्लास से जनरलाइज क्लास क्रिएट कर रहे हैं। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास अभी जो हमने सिनेरियो देखा, अभी जो हम ESU वाली कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाली केस स्टडी देख रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास प्रोफेसर भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये दोनों स्पेशलाइज्ड वर्जन है। ठीक है, अब मैं इसको जनरलाइज कैसे कर सकती हूँ? पर्सन या यूजर, या मैं सिंपल इसको पर्सन भी कर सकती हूँ। तो जब मैंने इसको पर्सन कर दिया,
ठीक है। सो हमारे पास दो स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं, एक प्रोफेसर की है, एक स्टूडेंट की है। अब मुझे लगा कि इन क्लासेस में जब मैं इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ तो मैंने कहा कि मुझे इनको रीमॉडिफाई करना चाहिए, उसमें कुछ एट्रीब्यूट तो कॉमन है। लेट सपोज नेम हो गया, टीचर का भी होगा, स्टूडेंट प्रोफेसर का भी होगा, स्टूडेंट का भी होगा। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो प्रोफेसर का भी होगा और स्टूडेंट का भी होगा। ठीक है। और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो कॉमन हो सकते हैं, हाइट दोनों की होगी। ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन है। तो इन एट्रीब्यूट्स को बार बार दोनों क्लासेस में अलग अलग डिफाइन करने के बजाय वी शुड हैव अ जनरल क्लास, जो जनरलाइज्ड वर्जन हो इन दोनों क्लासेस का। सो हम इनको चाइल्ड क्लास बना देंगे और एक नई क्लास बना देंगे पर्सन की। मैम दोबारा से रिपीट करिएगा विदाउट जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन हमारे पास क्या होती है? जनरलाइजेशन ये है कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं जिनके अपने अपने कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे हमने ईएसयू अभी कोर्स रजिस्ट्रेशन वाली हम केस स्टडी जो पढ़ रहे हैं वेरी फर्स्ट क्लास से, उसमें हमने दो अभी ऐसे क्लासेस देखी। कौन सी? एक प्रोफेसर की और एक स्टूडेंट की। ठीक है। अब जब मैं ये क्लास एक्चुअल जब मैं इम्प्लीमेंट करने गई तो मुझे पता चला कि इसमें कुछ एट्रीब्यूट दोनों के कॉमन है, जो कि पर्सन की क्लास में प्रोफेसर की क्लास में भी आएंगे और स्टूडेंट की क्लास में भी आएंगे। ठीक है। जैसे कि नेम, प्रोफेसर का भी नेम होगा, स्टूडेंट का भी नेम होगा। डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेसर की भी डेट ऑफ बर्थ होगी, स्टूडेंट की भी होगी। हाइट की बात करूं तो प्रोफेसर की भी हाइट होगी। हाइट इस सिनेरियो में इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं अगर एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों के ये एट्रीब्यूट्स कॉमन है। अब इन दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स के लिए ये मुझे प्रोफेसर की क्लास में भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे और स्टूडेंट की क्लास में भी करने पड़ेंगे। फिर जब कंस्ट्रक्टर बनेंगे उसमें जिस करके इन दोनों को सेट भी करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट रखा है तो दोनों के लिए अलग अलग दो दफा प्रॉपर्टीज बनेंगी मेरे पास, प्रोफेसर की क्लास में भी और स्टूडेंट की भी। हालांकि काम एक ही हो रहा है और हम ये कह रहे हैं कि हमारे कोड में यूनिकनेस होनी चाहिए, रिपीटेंस नहीं होनी चाहिए, रिकरेंस टास्क नहीं होने चाहिए। तो वो कोड को बढ़ा भी रहा है और यूजलेस है। तो फिर मैंने कहा कि क्योंकि ये हर एक ही काम दो क्लासेस में हो रहा है और एक ही चीज के लिए हो रहा है, नेम यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी मुझे यहाँ भी बनानी पड़ी है, यहाँ भी बनानी पड़ी है। तो क्यों ना जो एट्रीब्यूट दोनों क्लासेस में कॉमन है, जो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं, उन जनरल एट्रीब्यूट्स के लिए हम एक जनरल क्लास बना लें और जनरल क्लास में उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को यूज कर लें। तो मैंने प्रोफेसर और स्टूडेंट के कॉमन एट्रीब्यूट के लिए मैंने एक नई क्लास बना दी जो उन दोनों की पेरेंट बना दी। इट मीन्स कि मैंने सब क्लासेस से सुपर क्लास ड्राइव की, मैंने चाइल्ड क्लासेस से पेरेंट क्लास ड्राइव की। दैट इज जनरलाइजेशन। आप क्या कर रहे हैं? आप बॉटम टू अप अप्रोच यूज कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप। तो बॉटम पे क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस, उसमें जो एट्रीब्यूट्स कॉमन है उनके लिए मैंने एक पेरेंट क्लास बना दी। कॉमन एट्रीब्यूट्स के लिए मैंने पर्सन की क्लास बना दी। नेम और डेट ऑफ बर्थ मैंने एक दफा डिफाइन किया पर्सन की क्लास में और उस पर्सन को स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों से लिंक कर दिया। तो ऑटोमेटिकली पर्सन की जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो चिल्ड्रन, स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों के लिए एक्सेसिबल होंगे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। है ये भी जनरलाइजेशन और हमारे पास जो है स्पेशलाइजेशन, दोनों इनहेरिटेंस की टाइप है, बस वे ऑफ डूइंग थिंग इज डिफरेंट। एक में हम टॉप टू डाउन अप्रोच यूज कर रहे हैं और एक में बॉटम टू अप यूज कर रहे हैं। जनरलाइजेशन इज बॉटम टू अप, चाइल्ड क्लासेस से या सब क्लासेस से सुपर क्लासेस बनाना। Generalization provides the capability to create superclasses that encapsulate structure and behavior common to several classes। मतलब multiple classes में जो attributes और behavior common होंगे उनको देखते हुए हमने एक super class, एक parent class बना दी। सब क्लास इनहेरिट्स पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ सुपर क्लास। सुपर क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स पब्लिक और प्रोटेक्टेड होंगे वो सारे के सारे सब क्लासेस में यूज हो सकते हैं। और जो प्राइवेट होगा वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट की लिमिटेशन क्या है कि वो उसी क्लास में एक्सेसिबल होगा जहां जिस क्लास में उसको डिफाइन किया है। हाँ, उसके लिए हम प्रॉपर्टीज अगर बनाते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास में, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में यूज हो सकती हैं, लेकिन प्राइवेट वाला एट्रीब्यूट किसी और क्लास में कभी भी यूज नहीं हो सकता। हाँ, थ्रू प्रॉपर्टीज हम उसको यूज कर सकते हैं, वो फिनोमेना सेम रहेगा, वो वही प्रिंसिपल रहेगा जो एनकैप्सुलेशन का है। Classes are examined for commonality of structure, attributes and behavior operation। Generalization के प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट क्लासेस को एग्जामिन करते हैं। जैसे मैंने अभी प्रोफेसर और स्टूडेंट की क्लास को एग्जामिन किया और कुछ एट्रीब्यूट्स मुझे कॉमन लगे, तो मैंने उसके लिए फिर एक नई क्लास बना दी, सुपर क्लास, जो कि पर्सन की क्लास है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट प्रोफेसर क्लासेस बोथ हैव नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर एज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इन दोनों क्लासेस का इन्होंने कौन कौन से एट्रीब्यूट बताए? नेम,
एड्रेस एंड फोन नंबर। स्टूडेंट का भी फोन नंबर होगा, प्रोफेसर का भी होगा, एट्रीब्यूट सेम है। स्टूडेंट का भी नेम होगा, प्रोफेसर का भी होगा, स्टूडेंट का भी एड्रेस होगा, प्रोफेसर का भी एड्रेस होगा। तो ये तीन चीजें दोनों क्लासेस में अलग अलग रिपीट करने के बजाय, जाहिर है जब हम अलग अलग क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी बनानी पड़ेंगी, तो कोड बढ़ जाएगा और एक ही काम दोबारा कर रहे हैं विच इज मीनिंगलेस। तो हम उसके लिए क्या करें, हम एक नई क्लास बना दें। Look at the attributes and behavior which at first glance may seem specific but in reality may be generalized। अच्छा, अब इन पे ये फर्दर क्लासिफिकेशन क्या करें, क्योंकि हम अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन कर रहे हैं, तो इस पे अब हम क्या एनालिसिस और डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट क्लास हैज एन एट्रीब्यूट। स्टूडेंट की क्लास में एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, एंड प्रोफेसर की क्लास में एक एट्रीब्यूट है प्रोफेसर आईडी, जो दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा है। A general attribute called user ID could be created to replace the student ID and the professor ID, as long as the individual IDs follow the same numbering scheme, that is they are both 4-digit numbers। So इन दोनों classes के जो हमने प्राइमरी की बनाई है, प्रोफेसर की क्लास की और स्टूडेंट की क्लास की, तो जो हम पर्सन की क्लास बनाएंगे जो इसकी सुपर क्लास होगी, उसमें हम यूजर आईडी के नाम से भी एक यूज कर सकते हैं। वो यूजर आईडी क्या होगी, जिसमें प्रोफेसर की भी अपनी आईडी होगी और स्टूडेंट की भी अपनी आईडी होगी, क्योंकि दोनों की नेमिंग इस पे जो स्कीम है वो सेम है, दोनों के 4-digit नंबर हो सकते हैं। बट इफ दे आर डिफरेंट, लेट सपोज मैं कह रही हूँ स्टूडेंट आईडी 10-digit नंबर है और प्रोफेसर आईडी 4-digit नंबर है, तो फिर हम उसको नहीं एक उसमें रखेंगे, दे शुड बी केप्ट सेपरेट, फिर वो दो अलग अलग स्पेसिफिक क्लासेस में यूज होंगे। अगर नेमिंग स्कीम सेम है तो हम उसको भी जनरलाइज क्लास में यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस था हमारे पास जनरलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन क्या होगी, स्पेशलाइजेशन ये होगी कि मेरे पास एक पेरेंट क्लास है या एक सुपर क्लास है और मैं उस सुपर क्लास से चाइल्ड क्लासेस को ड्राइव कर रही हूँ। ठीक है, अब इसका हम क्या सिनेरियो देखते हैं। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक सिनेरियो है व्हीकल का। ठीक है, व्हीकल है मेरे पास, व्हीकल का नेम होगा, व्हीकल की टाइप होगी, ठीक है, व्हीकल कंपनी नेम होगा, मॉडल नंबर होगा, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं कह रही हूँ कि अब व्हीकल की क्लास से कार भी ड्राइव हो सकती है, मोटर बाइक भी हो सकती है, हमारे पास ट्रक भी हो सकता है, बस भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स वगैरह मेरे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस व्हीकल की क्लास से उसके चाइल्ड क्लासेस जो है वो इनहेरिट करना शुरू करूंगी, ड्राइव करूंगी कि व्हीकल की क्लास कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कार, देन फिर हमारे पास ट्रक, मोटरसाइकिल। ठीक है, अब जो क्योंकि मेरे पास इस हायरार्की में क्या है, स्पेशलाइजेशन इज टॉप टू बॉटम। पहले मेरे पास पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास से मैं चाइल्ड क्लासेस ड्राइव कर रही हूँ, जबकि जनरलाइजेशन में मेरे पास क्या था, चाइल्ड क्लासेस थी, चाइल्ड क्लासेस के कॉमन एट्रीब्यूट्स को निकाल के हम उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को पेरेंट क्लास में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच जनरलाइजेशन, वेयरएज स्पेशलाइजेशन इज टॉप टू डाउन अप्रोच। पेरेंट क्लास पहले है, उस पेरेंट क्लास को देखते हुए हम चाइल्ड क्लासेस को डिफाइन कर रहे हैं। Specialization provides the ability to create subclasses that represent refinements to the superclass, यानी कि super class की refinement को ही हम subclass कह रहे हैं। Typically structure and behavior are added to the new subclass, क्योंकि जब हम subclasses बना रहे हैं तो वो by default parent के तमाम attributes और operations को inherit कर रही है, लेकिन कुछ specific उसके अपने भी structure और behavior होंगे जिसके लिए हम उसको create कर रहे हैं, तो वो उसके अपने कहाँ जाएंगे, वो उसकी अपनी specific class में use होंगे। Subclasses are added to specialize the behavior of an existing class, यानी कि existing parent class के behavior को extend करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसमें और features add on features add करने के लिए हम subclasses add करते हैं। कि ये तो वो चीजें common है जो इन subclasses में, अब जो specific version होगा वो इसकी specialized class में होगा। For example, the registration system could be expanded to allow senior citizens to take classes free of charge। So अगर हम जो है वो registration system की बात करें जिसमें हम स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो उसमें सीनियर सिटीजन अगर हैं तो सीनियर सिटीजन टू टेक क्लासेस फ्री ऑफ चार्ज। मतलब हम कोई डिफरेंट सिनेरियो अगर यूज करें कि अगर कोई सीनियर सिटीजन भी हमारे सिस्टम में एनरोल होना चाह रहे हैं तो हम उनको फ्री ऑफ चार्ज कॉस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स में। इसी तरह मैं कह रही हूँ अगर स्टूडेंट है so student can be graduate student and undergraduate student as well। so अगर graduate student है तो वो graduate student वाली उसकी कुछ अपनी क्लासिफिकेशंस होंगी, और अगर undergrad है तो उसकी अलग जो है वो कैरेक्टराइजेशन होगी।
So that process is called specialization. A new subclass called senior citizen could be added to the registration user hierarchy to hold information pertaining to senior citizen. Operation may be overridden by a subclass, और जो पेरेंट क्लास के ऑपरेशंस होंगे वो सब क्लास में चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो सकते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को अपनी ओन इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से ओवरराइड कर सकती है. However, a subclass should never restrict an operation defined in its superclass. That is, the subclass could never provide less behavior structure than its superclass. हाँ, ये नहीं हो सकता. बाय डिफॉल्ट सुपर के तमाम एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल होंगे, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को वो ऐड ऑन कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकती. लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि पेरेंट के मेथड को जाके चेंज कर दे. पेरेंट के मेथड को जाके अपने रिस्पेक्ट से अपडेट तो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि उसको वहां से डिलीट ही कर दे. शुड नेवर प्रोवाइड लेस बिहेवियर स्ट्रक्चर देन इट्स सुपर क्लास, यानी कि जो चीज सुपर क्लास प्रोवाइड कर रही है वो तो एज इट इज स्पेशलाइज्ड क्लास प्रोवाइड करेगी, उसमें फर्दर ऐड ऑन कर सकती है, उसको कम नहीं कर सकती जो पेरेंट प्रोवाइड कर रहा है. जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन दोनों ही इनहेरिटेंस में यूज होता है. अगर आपके पास पेरेंट क्लास है और उससे आप चाइल्ड क्लासेस ड्राइव कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन. और अगर आपके पास चाइल्ड क्लासेस हैं और आप उनसे पेरेंट क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड जनरलाइजेशन. ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं. कॉमन डेटा एलिमेंट्स एंड मेथड्स आर पुट टुगेदर इन सुपर क्लास, यानी कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उनको आपने एक सुपर क्लास में रख दिया, दैट प्रोसेस इज जनरलाइजेशन. और स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर इन सब क्लासेस, दैट इज स्पेशलाइजेशन. मतलब अगर किसी क्लास के कुछ और भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं तो आप उसी क्लास में उसको यूज करने के बजाय उसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे और वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स उस चाइल्ड क्लास में रखेंगे. ठीक है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, इसको देख लें. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें. जी क्लास, इस एग्जाम्पल से कुछ समझ आया? ठीक है, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले हमारे पास बैंक अकाउंट की क्लास है, बैंक अकाउंट की क्लास हायरार्की में हमने पहले डिफाइन की है. ठीक है, सो इट इज अ पेरेंट क्लास. बैंक अकाउंट में क्या होगा? अकाउंट नेम होगा, अकाउंट होल्डर नेम होगा, अकाउंट नंबर होगा. फिर हमें पता चला कि अकाउंट की डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकती है. अकाउंट कैन बी सेविंग अकाउंट, अकाउंट कैन बी करंट अकाउंट. जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वो पूछता है कि करंट करवाना है या सेविंग करवाना है, तो फिर दोनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है. अगर आप करंट करेंगे तो अलग होगा, अगर सेविंग होगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट वगैरह चार्ज होता है. ठीक है, तो अलग अलग दोनों की जो है वो स्पेशलाइजेशन है. तो जब हमने बैंक अकाउंट सबसे पहले क्लास बनाई, फिर हमें बाद में पता चला कि सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट दोनों क्लासेस उससे हो सकती है, मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट. तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने दो अलग अलग क्लासेस बना दी. बैंक अकाउंट पेरेंट क्लास, उस पेरेंट से हमने दो चाइल्ड क्लासेस ड्राइव की, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन. मैंने पेरेंट से चाइल्ड क्लासेस को ड्राइव कर लिया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन. मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले. मिस ब्रेक ब्रेक पे उस सेशन के बाद रख लेंगे या फिर क्लास एंड कर देंगे, देख लेते हैं क्या सिनेरियो बनता है. अभी 15 मिनट का ब्रेक दे दें. यस मिस, अभी 15 मिनट का ब्रेक दे. अभी क्या टाइम हो रहा है? 2:35 हो रहा है ना. अभी 2:50 पे स्टार्ट कर लेते हैं, आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस एग्जाम्पल से.